दोस्तों, डांस ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के नृत्य के इस सेगमेंट में हम आपको कल से आज तक कुछ चुनावी हलचलें बताते हैं। शुरुआत करते हैं लालू यादव से। परसों जब वोटिंग हो रही थी तो आपको याद होगा उनका बड़ा सनसनीखेज बयान आया था कि मुसलमानों को आरक्षण अलग से मिलना चाहिए। अब इसको लेके बहुत ढेर सारा बवाल हुआ क्योंकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन उस दिन सीमांचल में वोटिंग हो रही थी। सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ये बिहार का पश्चिमी बंगाल से सटा वो इलाका है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये वो जगह है जहाँ पे ओवैसी सेंध लगा चुके हैं। आपको याद होगा इसमें ओवैसी ने 5-5 विधायक जिता लिए थे। हालांकि इसमें से 5 में से 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ के अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कर लिया था। बहरहाल लालू पे उनके बयान पे ज़बरदस्त बहस हुई कि साहब लालू यादव एक ऐसी बात कह रहे हैं जो संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। संभव है नहीं संभव है, कांग्रेस पहले ही 4% मुसलमानों को कर्नाटक में आरक्षण दे चुकी है। वो मामला आपको याद होगा भाजपा ने उसको रोक दिया था और ये सिद्धारमैया की सरकार जब लौटी तो उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। लालू यादव के इस बयान ने जाहिर तौर पे पूरे देश में एक नए सिरे से बहस शुरू कर दी। पर लालू यादव हैं। जब उनको समझ में आया कि सीमांचल में वोटिंग हो गई, जब उनको समझ में आया कि अब उन इलाकों में वोटिंग होगी जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम समुदाय इतना ज़्यादा नहीं है, और उनको ये भी समझ में आया कि उनके बयान का हिंदू इलाकों में उल्टा असर पड़ेगा, फिर वो यादव बाहुल ही क्यों ना हो। तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने इसका विरोध किया और लालू यादव को समझाया कि साहब आपने क्या बयान दे दिया। ठीक है, आपको सीमांचल में फ़ायदा हो गया, लेकिन बाकी जगह हम क्या जवाब देंगे। सीमांचल में वोटिंग खत्म होने के बाद कल लालू यादव अपने बयान से सिरे से पलट गए। उन्होंने कहा नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो संविधान में इसकी व्यवस्था ही नहीं है और धर्म के आधार पे कोई भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आप देखें कि उनको एक दिन भी नहीं लगा, 24 घंटे भी नहीं लगे अपनी बात पे वापस जाने के लिए। एक बयान से उन्होंने एक हिस्से का चुनाव करा लिया, अब दूसरे बयान से वो दूसरे हिस्से का चुनाव कराएंगे। बट दैट इज़ लालू यादव। लालू यादव से आते हैं हम रॉबर्ट वाड्रा पे। रॉबर्ट वाड्रा को आपने देखा होगा बहुत दिनों से इस तरह की बातें कर रहे हैं, एएनआई को बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं, बाकी पत्रकारों को बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं कि मुझे तो जगह जगह से डिमांड आ रही कि साहब आप चुनाव लड़ें। मुझे तो ये तक कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं दे रही है तो विपक्षी पार्टियां मुझे बुला रही हैं कि आप आएँ, हम आपको सांसद बना देंगे। देश के लोग मुझे सांसद देखना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा कितनी बड़ी राजनीतिक हैसियत है रखते हैं, ये हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। अब आज रॉबर्ट वाड्रा का दूसरा बयान आता है। देखिए, उनको टिकट तो कहीं से मिला नहीं, बात चल रही थी कि शायद अमेठी से लड़ा दिया जाए, रायबरेली से लड़ा दिया जाए। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा ने कई जगह अपने पोस्टर्स भी लगवाए। अमेठी मांगे रॉबर्ट वाड्रा को, मुरादाबाद मांगे रॉबर्ट वाड्रा को, गाज़ियाबाद मांगे रॉबर्ट वाड्रा को। तो कुल मिलाकर पूरा देश उनको मांगने लगा था। हम जानते हैं ये पोस्टर्स कैसे लगाए जाते हैं, किस तरह लगवाए जाते हैं। बहरहाल आज रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया कि साहब मुझे टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, शायद मेरी पार्टी मुझको राज्यसभा भेज दे, पर जनता की सेवा तो मैं करके मानूंगा। वो ये भी कहते हैं कि लोग मुझे राजनीति में देखना चाहते हैं और राजनीति में मैं आकर रहूँगा। अब इसमें एक बात चलती है कि जिस व्यक्ति का परिवार, उनकी ससुराल, उनकी सास सोनिया गांधी, उनके साले राहुल गांधी और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी, ये तीनों सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी है जो सारे फैसले लेती है। ये तीनों उसमें मेंबर हैं। जिस व्यक्ति की पत्नी और ससुराल, साला, सास सब के सब कांग्रेस के कर्णधार हों, जो अकेले कांग्रेस चला रहे हों, उसको बार बार मीडिया में आके क्यों कहना पड़ता है कि साहब हमको लोकसभा भेजना है, साहब हमको राज्यसभा भेज दिया जाए, साहब उसको अपने पोस्टर्स क्यों लगवाने पड़ते हैं कि हमें मुरादाबाद से लड़ा दीजिए, गाज़ियाबाद से लड़ा दीजिए, अमेठी से, बस लड़ा दीजिए कहीं से। और अब वो ये कह रहे हैं चले कहीं से नहीं लड़ा है तो राज्यसभा भेज दीजिए। जनता की सेवा करने की ऐसा बड़ा जुनून है भाई उनके अंदर, लेकिन उनको ये बात पब्लिकली क्यों कहनी पड़ रही है भाई? उनके घर की बात है ना, तो अपनी पत्नी से कह सकते हैं। सोनिया गांधी लोगों को राज्यसभा भेजती रही हैं। प्रियंका गांधी को आपने देखा, उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शख्स को राज्यसभा भेज दिया, जो कि माफिया का दरबारी शायर, जो सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी, ऐसे शख्स को उन्होंने भेज दिया। अपने पति को क्यों नहीं भेज सकती? सोनिया गांधी अपने दामाद को क्यों नहीं भेज सकती? राहुल गांधी अपने जीजा को क्यों नहीं भेज सकते? जाहिर सी बात है कि
अगर वो बाहर आके ये सब बातें कह रहे हैं तो परिवार में उनकी नहीं सुनी जा रही। रॉबर्ट वाड्रा एक ज़माने से कांग्रेस की गले की हड्डी बने हुए हैं। आपको मालूम होगा कि किस तरह एक बहुत मामूली से बर्तन के व्यापारी परिवार से निकल के रॉबर्ट वाड्रा कई कई हज़ार करोड़ के मालिक बन गए। बल्कि लोग तो ये तक कहते हैं कि प्रियंका गांधी इसलिए नहीं चुनाव लड़ती क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो उनको रॉबर्ट वाड्रा की हैसियत अपनी और रॉबर्ट वाड्रा की कुल संपत्ति का विवरण देना होगा। ऐसा चुनाव आयोग की गाइडलाइंस होती हैं। बहरहाल आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में जब कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो 2G, 3G, 4G के बाद अगला नाम जीजा जी का ही आता था। जीजा जी फिर से बहुत एक्टिव हो गए। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सैम पित्रोदा पे भी बड़े बयान दे डाले कि सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा गलत कहा वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें कुछ और भी वो कह गए। कांग्रेस कल से ये कह रही है कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दिया है। सैम पित्रोदा ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यानी कि भारत के बाहर जो एक कांग्रेस की बॉडी है विदेशों में, उसके वो अध्यक्ष थे मतलब। और कल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और जयराम रमेश से लेके पूरे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने खुद से इस्तीफ़ा दिया है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। रॉबर्ट वाड्रा आज कहते हैं कि मैंने कहा था इसको निकाल दो और अच्छा वो लोगों ने निकाल दिया। दो बातें कहते हैं, सैम पित्रोदा को उनके कहने पर निकाला गया और दूसरे वो बताते हैं कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफ़ा दिया नहीं, उनको हटाया गया, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। एक लाइन में वो कांग्रेस की पूरी जो उनका नैरेटिव था उसको ध्वस्त कर देते हैं। सैम पित्रोदा पे एक और बयान भी आ गया है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, राजा, ये सब रजवाड़े के लोग हैं, तो वो ट्वीट करते हैं कि सैम पित्रोदा का बयान बहुत घटिया है, जितने जूते मारे जाएं इस पे कम है। तो उनका कुछ ऐसा बयान है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो जूते मारे कहाँ जाने हैं, बयान पे कि पित्रोदा पे। लेकिन वो अपना कांग्रेस का एक स्टाइल है और जब वो किसी से नाराज़ होते हैं तो इसी तरह के बयान हम सुनते रहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बाद हम आते हैं नवनीत राणा पे महाराष्ट्र में। नवनीत राणा पहले भी विवादास्पद बयान दिए जाने के लिए जानी जाती रही। नवनीत राणा ने आज कहा, आपको याद होगा 2014 के चुनाव के दौरान, उसके जस्ट पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बहुचर्चित वीडियो में एक दावा किया था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो 20 करोड़ मुसलमान 80 करोड़ हिंदुओं को मार डालेंगे। वो आज तक वो बयान चल रहा है। उस पर तो खैर ओवैसी ने आज तक कोई सफाई नहीं दी। पर आज नवनीत राणा कहती हैं कि आप 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लीजिए और दोनों ओवैसी भाई नज़र नहीं आएंगे। ओवैसी भी पलट के कहते हैं कि 15 सेकंड क्या चीज़ है, इनको 1 घंटा दे दिया जाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहता हूं कि इनको 1 घंटा दिया जाए, देखिए हमारा क्या बिगाड़ पाती हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं, बताओ कहाँ आना है, वो जो एक भाषा होती है, बताओ कहाँ आना है, आके हम तुमको देख लेंगे वगैरह। तो ये एक नए किस्म का विवाद शुरू हो गया है और ये इट इज़ पिक्ड अप राइट फ्रॉम 2014, जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी वाला, वही चीज़ अब आप देख रहे हैं दूसरे फॉर्म में, जिसको नवनीत राणा ने प्रेजेंट किया है। मेनका गांधी पे आते हैं। मेनका गांधी ने आज बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगोड़े जो लोग होते हैं, कायर जो लोग होते हैं, वो नेता नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर नेता बनने की इच्छा है, ख्वाहिश है, तो आपको हिम्मत करनी चाहिए। वो राहुल गांधी पे कमेंट कर रही थी। दिलचस्प बात है, इसके पहले मेनका ने कभी भी गांधी परिवार पे कमेंट नहीं किया। आपको याद है एकदम शुरुआत में जब उन्होंने गांधी परिवार छोड़ा था, सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने बाद में आके चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसमें हार गई थी वो। लेकिन उसके बाद से वो गांधी परिवार पे किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचती रही हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी को कायर कह दिया है। राहुल गांधी फिरोज़ गांधी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोज़ गांधी की फ़ोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं पब्लिक रैलीज़ में। वो अलग बात है, मैं अक्सर आपको याद दिलाता हूँ कि मैं जहाँ बैठ के ये बात आपसे कर रहा हूँ प्रयागराज में, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर फिरोज़ गांधी की कब्र बुरी हाल में है। गांधी परिवार से वहाँ कोई नहीं आता। अगर वहाँ 5-7 साल में एक बार कोई आता है तो मेनका गांधी। आकाश आनंद ने आज ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बहन जी का फैसला शर्मात है। उन्होंने कहा बहन जी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इसीलिए उनके करोड़ों लोग उन पे इस कदर फ़िदा हैं, उनके पीछे चलते हैं और उन्होंने इस देश के बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया है वगैरह वगैरह। और वो जो भी फ़ैसला लेंगी वो पार्टी के हित में, मिशन के हित में और बहुजन समाज के हित में होगा, इसलिए उनका फ़ैसला शर्मात है। अभी थोड़ा दिलचस्प इसलिए है
कि तमाम लोग इसमें तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि साहब आकाश आनंद के साथ बहुत गलत हुआ, आकाश आनंद इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कह रहा था कि नहीं साहब, उनसे 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 बहुत जल्दी कोई ऐसा बयान आ जाएगा कि जिससे लगेगा कि उन्होंने मायावती के फ़ैसले को चुनौती दे दी वगैरह वगैरह। एक तो बसपा में मायावती के फ़ैसले को आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी। अभी आकाश आनंद का वो कद भी नहीं है कि वो चुनौती दें, लेकिन आकाश आनंद वैसे भी मायावती को चुनौती नहीं देंगे। वो मायावती के उत्तराधिकारी हैं, उनके सगे भतीजे हैं, उनके पास चुनौती देने का कोई कारण भी नहीं है। लेकिन रिश्तेदारी कुछ नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दिया था, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को ही हटा दिया अध्यक्ष पद से। तो राजनीति कुछ भी करा सकती है, लेकिन आकाश आनंद के ट्वीट ने आज बहुत लोगों की ज़बान बंद कर दी। केजरीवाल की ज़मानत पर दोस्तों कल फैसला आने वाला है। या तो उनकी ज़मानत मना हो जाएगी, और या फिर कोर्ट उन्हें शर्तों के साथ ज़मानत दे रही है सिर्फ चुनाव के लिए। कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते। जब कोर्ट आपसे कह रही है आप मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात कोर्ट आपसे कह रही है कि साहब मुख्यमंत्री पद छोड़ो। जब आपको ज़मानत के बाद भी काम नहीं करने देंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो भैया मुख्यमंत्री पद किसी को दो ना। नहीं दे सकते तो सुनीता केजरीवाल को ही दे दो। सुनीता केजरीवाल के आप देखें पिक्चर्स, बुज़ुर्ग लोग आके उनके पैरों पे गिरे जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर यानी असली मुख्यमंत्री बन के उभरी हैं। तो केजरीवाल इस्तीफ़ा देते नज़र नहीं आ रहे हैं। रही बात उनकी ज़मानत की, तो अगर उनकी ज़मानत होगी तो भी आप मान के चलें कि वो 2 जून तक चुनाव प्रचार तक या उसके 2-4 दिन आगे तक होगी। उसके बाद उनको नए सिरे से देखा जाएगा उनकी ज़मानत के केस को। लेकिन केजरीवाल की ज़मानत बहुत ढेर सारे इश्यूज़ भी पैदा कर देगी। अगर आपको लगता है कि एक आदमी पॉलिटिकल है, अगर आपको एक लगता है कि एक आदमी जनता से चुना हुआ है और उसको चुनाव के वक्त बाहर रहना चाहिए, तो आप मान के चलें कि हेमंत सोरेन को बाहर रहना चाहिए, मनीष सिसोदिया को बाहर रहना चाहिए, सत्येंद्र जैन को भी बाहर रहना चाहिए। कि कविता जो अंदर हैं वो भी एक चुनाव हारी ज़रूर है, लेकिन वो भी जीती हुई थी, वो भी चुनाव लड़ती, उनको भी बाहर रहना। यानी कुल मिलाकर किसी पॉलिटिशियन को जेल में रहने नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है, उनको चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, उनका काम है, उनका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर किसी लोहार को जेल नहीं जाना चाहिए, उसकी लोहार की दुकान बंद हो जाएगी। किसी बढ़ई को जेल नहीं जाना चाहिए, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। किसी बिजनेसमैन को जेल नहीं जाना चाहिए, उसका बिजनेस सफ़र कर जाएगा। ये तर्क मुझे बहुत ज़्यादा जिसे मैं कहता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस तर्क से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ, पर दिन कोर्ट मालिक है। उद्धव ठाकरे की राजनीति को तकरीबन रसातल में पहुँचाने वाले संजय राउत फिर से मुखर होकर आज बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि औरंगज़ेब और नरेंद्र मोदी आसपास के गांव में पैदा हुए हैं, और औरंगज़ेब को जैसे गाड़ दिया वैसे मोदी का भी हाल करेंगे, अमित शाह का भी हाल करेंगे, महाराष्ट्र की धरती। इस तरह करके उन्होंने तमाम बयान दिए हैं। संजय राउत हमेशा से एक विवादास्पद पॉलिटिशियन रहे हैं। आपको याद होगा पहली बार हम लोगों ने संजय राउत का नाम तब सुना था जब इन्होंने हवाई जहाज़ में एक अटेंडेंट से बहुत बदतमीज़ी की थी और मारने पीटने की बात की थी और तमाम अपशब्द कहे थे। और उसके बाद इन्होंने बहुत गुंडाई से कहा था कि मैंने जो किया ठीक किया और मैं पीछे इस पे नहीं हटूंगा। उसके बाद से लगातार उनकी बयानबाजी, उनकी राय वो उद्धव ठाकरे के चाणक्य कहे जाते हैं। लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी के चाणक्य राम गोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का जो हाल कर दिया, कुछ उसी तरह संजय राउत ने शिवसेना को न सिर्फ तोड़वा दिया, बल्कि उद्धव ठाकरे और उनके पूरे परिवार का, उनके साहबजादे का, आदित्य ठाकरे, सबका पॉलिटिकल कैरियर, जिसे कहना चाहिए, एकदम से खतरे में डाल दिया। ये देखना होगा कि उद्धव ठाकरे कब तक संजय राउत को अपना चाणक्य बनाए रखते हैं। और आज के प्रोग्राम का जो आखिरी इशू है वो जनसंख्या के लिहाज से है और उसका चुनाव पे बहुत असर पड़ता देख रहे हैं। इनफैक्ट इस चुनाव के बाद भी ये एक मुद्दा है जो चुनाव के बाद भी चलेगा। आपने देखा कि सरकार ने जनसंख्या के लिहाज से जो आंकड़े जारी किए हैं, उन्होंने बताया कि 1950 से लेकर 2015 तक यानी 65 सालों में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 8% यानी 7.8% कम हुई है। वहीं मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो 43.15 यानी 43% से ज़्यादा बढ़ी है। अब ये बात अपने आप में सुनने में बहुत डरावनी लगती है कि हिंदू 8% कम हुआ और मुसलमान 43% बढ़ा।
ये रिपोर्ट सामने आती, अब ओवैसी ने इसको सीधे कह दिया तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की गप है। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की गप कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जनगणना आप मालूम है पूरा एक विभाग है, एक सेंसस होता है, और हालांकि 2011 के बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन अगर पुराने आंकड़े ये बता रहे हैं कि साहब ये हाल है, तो जाहिर सी बात है कि आप और ये जो आंकड़े हैं ये उस दौरान की जनगणना के हैं जिस दौरान कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तो आप उन्हें सिरे से खारिज नहीं कर सकते। ये दोस्तों एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव के बाद भी फोकस में रहेगा।